गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था आरएनए के बारे में। कल हमने एमआरएनए के बारे में पढ़ा था। आज नेक्स्ट जो नॉन जेनेटिक्स आरएनए है टीआरएनए के बारे में पढ़ते हैं। टीआरएनए का जो सबसे प्रचलित मॉडल है वह है टीआरएनए का सबसे प्रचलित मॉडल क्लोवर लीफ मॉडल है। कौन सा मॉडल है? क्लोवर लीफ मॉडल है। और इस मॉडल को दिया था रॉबर्ट फोले ने दिया था। किसने दिया था? इस मॉडल को रॉबर्ट फोले ने दिया था। अब टीआरएनए की हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए, टीआरएनए सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है तो टीआरएनए सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, सबसे छोटा आरएनए होता है। ये टोटल जितना आरएनए होता है, टोटल आरएनए का कितना पाया जाता है? 10 से 15%। कितना पाया जाता है? 10 से 15% टोटल आरएनए का पाया जाता है। यदि मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट तो इसका 25,000 से 40,000। और इस आरएनए को स्मॉलेस्ट आरएनए के अलावा इसे सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। सोल्यूबल आरएनए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 1 मोल अन्य सीएल में क्या होता है? आसानी से घुल जाता है। जबकि आरआरएनए को क्या बोलते हैं? अनसोल्यूबल आरएनए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आरआरएनए अनसोल्यूबल? क्योंकि वो 1 मोल अन्य सीएल में नहीं घुलता है। जबकि टीआरएनए जो होता है 1 मोल अन्य सीएल में घुल जाता है, इसलिए इसे सोल्यूबल आरएनए कहा जाता है। तीसरी बात कर लेते हैं, इसको एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। अनुचलक, एडेप्टर को क्या बोलते हैं? अनुचलक। एडेप्टर आरएनए का अर्थ क्या है कि ये एमिनो एसिड्स को, जो एमिनो एसिड्स है, हमें पता है कि ये जो सब प्रक्रिया चल रही है वो किस लिए चल रही है? ये सब प्रक्रिया जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए चल रही है। तो ये क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पड़े रहते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर जो एमिनो एसिड्स पड़े रहते हैं उनको पिक करके टीआरएनए और राइबोसोम की साइड तक लाना होता है। तो एडेप्टर आरएनए इसलिए कहा जाता है कि ये एमिनो एसिड्स को प्रोटीन सिंथेसिस साइट पर लेकर आता है। नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ये भी एक न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड होंगे तो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है वो 75 से 95 की संख्या में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, अर्थात बहुत ही कम संख्या में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, इसलिए ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। टीआरएनए होता कैसा है? टीआरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। लेकिन ये ज़्यादा इसमें फोल्डिंग जब हो जाती है, जब ज़्यादा फोल्डिंग हो जाती है तो ज़्यादा फोल्डेड होने के कारण ये क्या हो जाता है? इस प्रकार से ज़्यादा फोल्डेड हो जाने के कारण इस प्रकार से ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं कि टीआरएनए के टाइप्स। कितने टाइप्स के टीआरएनए हो सकते हैं? हमें पता है कि अलग अलग, यानी कि किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारी बॉडी के अंदर कितने एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है? 20 एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। हमें पता है कि टीआरएनए जब प्रोटीन संश्लेषण करता है तो एक एमिनो एसाइल्स टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम की आवश्यकता होती है। और ये टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम अलग अलग जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनके लिए अलग अलग होता है। तो इसलिए टीआरएनए भी क्या होता है? अलग अलग होता है। एमिनो एसिड कितने हैं? 20 है। तो टीआरएनए भी कितने होंगे? 20 प्रकार के टीआरएनए होंगे। इसके अलावा इसमें देखिए कि जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए के अंदर कुछ यूनिवर्सल एंड मॉडिफिकेशन बेस का अर्थ होता है क्षार। बेस का अर्थ क्या होता है? क्षार। यानी कि टीआरएनए के अंदर कुछ असामान्य क्षार पाए जाते हैं। असामान्य का क्षार का अर्थ क्या है?
कि सामान्य जो डीएनए और आरएनए अन्य आरएनए के अंदर जो क्षार पाए जाते हैं उनके अलावा कुछ असामान्य प्रकार के क्षार भी इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वो क्षार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सूडोयूरेसिल, इनोसिन और डाईहाइड्रोक्सी यूरिडिन। ये असामान्य क्षार इसके अंदर पाए जाते हैं। ये तो थी टीआरएनए के बारे में कुछ सामान्य बातें हैं। अब हम टीआरएनए का जो क्लोवर लीफ मॉडल अगर हम देखते हैं कि क्लोवर लीफ मॉडल किस प्रकार का होता है और क्लोवर लीफ मॉडल में हमें क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देती है और किस प्रकार से ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कार्य करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल। हमने डीएनए के अंदर भी पढ़ा था, आरएनए के अंदर भी पढ़ा था कि जो स्ट्रैंड होते हैं वो स्ट्रैंड 5' प्राइम से 3' प्राइम की ओर होते हैं, यानी कि ये स्ट्रैंड 5' से 3' प्राइम में होता है। तो हम टीआरएनए का भी एक 5' से 3' प्राइम का एक स्ट्रैंड बनाते हैं, क्योंकि टीआरएनए हम जानते हैं कि क्या होता है कि एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल स्टैंडर्ड इस प्रकार से, इस प्रकार से ये होता तो सिंगल स्टैंड है। सिंगल स्टैंड यानी कि ये इसका 5' प्राइम और ये 3' प्राइम इसका सिरा होता है। ठीक है, तो 5 प्राइम की तरफ यहाँ पर क्या होता है, 5 प्राइम की तरफ यहाँ पर होता है ग्वानोसिन। क्या होता है? ग्वानोसिन। अब देखिएगा कि जो ये टीआरएनए है, टीआरएनए में ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए ज़्यादा फोल्डिंग हो जाने के कारण, ज़्यादा फोल्डेड हो जाने के कारण क्या हो जाता है कि इस स्टैंड और इस स्टैंड, यानी कि है स्टैंड एक ही, लेकिन ये ज़्यादा फोल्डेड हो जाने के कारण, यानी कि घूमकर एक दूसरे के नज़दीक आ जाने के कारण ये स्टैंड के ये जो सिरे हैं इनके मध्य में क्या कर लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। कौन सी बॉन्डिंग कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। क्यों कर लेता है? कि हम जानते हैं कि यहाँ पर इसके क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन बेसेस आपस में क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, उसके अलावा इसके सिरे कैसे दिखाई देते हैं, फूले हुए बल्ब के समान दिखाई देते हैं। और फूले हुए बल्ब के समान जो सिरे होते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें लूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूप। इन्हें क्या कहा जाता है? लूप कहा जाता है। अब देखते हैं कि टीआरएनए का ये सेंटर पॉइंट से इस तरफ क्या दिखाई दे रही है, इसकी ये भुजाओं के समान जो संरचना दिखाई देती है, इन्हें क्या बोल देते हैं, आर्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्म्स। तो कितनी आर्म्स दिखाई दे रही है? इसमें सामान्यतः आपको 5 आर्म्स दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो कितनी आर्म्स है? 4 आर्म्स ही है। तो सबसे फर्स्ट आर्म जो ऊपर की ओर है इसकी बात कर लेते हैं। इसके ऊपर देखिए, इसका जो 5 प्राइम जो एंड है इसके ऊपर ग्वानोसिन क्षार पाया जाता है। ठीक है, जबकि 3' प्राइम की तरफ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सीक्वेंस होती है C, C और A। इसकी सीक्वेंस होती है
और यहाँ पर और क्या पाया जाता है, एक OH ग्रुप भी पाया जाता है। OH ग्रुप क्या करता है, OH ग्रुप ATP की सहायता से, किसकी सहायता से, ATP की सहायता से प्रोटीन सिंथेसिस के समय, किसके समय, प्रोटीन सिंथेसिस के समय क्या करता है, एमिनो एसिड के साथ क्या करता है, ये बॉन्डिंग करता है। एमिनो एसिड के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। अब देखिएगा, ये इसकी फर्स्ट आर्म थी। सेकंड आर्म देखिए, सेकंड आर्म ये है, सेकंड आर्म ये है, और लूप नंबर क्या है इसका, फर्स्ट। सेकंड आर्म है और लूप नंबर क्या है इसका, फर्स्ट। ये लूप देखिए, ये लूप है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि tRNA के अंदर कुछ असामान्य क्षार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, असामान्य क्षार पाए जाते हैं। अब असामान्य क्षार देखिएगा, जो असामान्य क्षार है उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम भी है। देखिए, इसे बोलते हैं T-साई-सी लूप। क्या बोलते हैं इसे, T-साई-सी लूप कहा जाता है। टी का अर्थ देखो, वैसे तो हमें पता है कि आरएनए के अंदर थायमीन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, थायमीन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ असामान्य क्षार पाए जाते हैं। तो टी का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, टी का अर्थ हो गया यहाँ पर थायमीन। टी का अर्थ क्या हो गया, थायमीन। ये जो साई है, ये एक अलग ही प्रकार का असामान्य क्षार है। इसे हम क्या बोलते हैं, सूडो यूरेसिल। क्या कहते हैं इसे, सूडो यूरेसिल। सही का अर्थ क्या है यहाँ पर, सूडो यूरेसिल एक असामान्य क्षार होता है। और सी क्या है, सी यहाँ पर है साइटोसिन। सी क्या है, साइटोसिन। अर्थात इस लूप के अंदर T-साई-सी यानी कि साइटोसिन, थायमीन और सूडो यूरेसिल नाम के ये क्षार इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और ये जो क्षार होते हैं सूडो यूरेसिल, थायमीन और सी-साइंस, ये क्या करते हैं कि ये इस स्थान पर राइबोसोम से एमिनो एसिड्स को अटैच करने का कार्य करते हैं। यानी कि ये भाग जो होता है ये राइबोसोम की इकाई से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, राइबोसोम से जुड़ने का कार्य करता है। राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करेगा। और राइबोसोम पर जुड़ेगा कहाँ पर, राइबोसोम हम जानते हैं कि राइबोसोम की दो इकाइयाँ होती है, दो उप इकाइयाँ होती है। ये राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट या बड़ी इकाई से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, राइबोसोम की बड़ी इकाई से जुड़ता है। यदि हम राइबोसोम की स्ट्रक्चर देखते हैं तो राइबोसोम के पास इस प्रकार से दो बड़ी स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक ऊपर वाली बड़ी सब यूनिट और नीचे वाली स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, यदि इसके अंदर देखते हैं तो ये कहाँ जुड़ता है, ये यहाँ पर जुड़ता है इस इकाई में। ये पी सेट, ये ए सेट, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर mRNA क्या जुड़ता है, mRNA। ठीक है, अब ये थी आर्म नंबर सेकंड, लूप नंबर है फर्स्ट। इसके अलावा इस लूप और इस लूप के बीच में एक अतिरिक्त भुजा और पाई जाती है। अतिरिक्त भुजा, इसमें जो नाइट्रोजन के जो न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजन बेस है, वो क्या होते हैं, परिवर्तित तो होते रहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल आर्म कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, वेरिएबल आर्म है कहा जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या है वो क्या होती है, परिवर्तित है, होती रहती है। ये ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है। अब बात करते हैं लूप नंबर सेकंड। लूप सेकंड आर्म कौन सी है, आर्म नंबर है इसकी थर्ड नंबर आर्म है, और लूप नंबर क्या है इसका, सेकंड है। थर्ड नंबर आर्म, लूप नंबर है सेकंड।
अब देखिए जो थर्ड नंबर आरम है, लूप नंबर सेकंड है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है अभी इसके अंदर, इसे बोलते हैं एंटी कोडोन आरम या लूप। एंटी कोडोन का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर एंटी कोड होते हैं। एंटी कोड किसके अकॉर्डिंग? हमें पता है कि जो mRNA बनता है, कौन बनता है? mRNA बनता है। mRNA जो बनता है वो DNA की एक कंप्लीमेंट्री चेन के रूप में बनता है और DNA अपने संदेश क्या करता है? इसके ऊपर कोडोन के रूप में रख देता है। मान लीजिए हमें पता है कि कोडोन जो होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कितने अक्षरों के होते हैं? तीन अक्षरों के बने होते हैं। माना कि ये कोडोन है जो मेथियोनिन को प्रदर्शित करता है, मेथियोनिन को प्रदर्शित करता है। इसे किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस की श्रृंखला प्रारंभ कोडोन भी कहा जाता है। तो इस कोडोन का एंटी कोड क्या होगा? इसका एंटी कोड एडेनिन, ये इसका क्या हो जाएगा? एंटी कोड, यानी कि इसके विपरीत होगा। और इस कोडोन के अनुरूप ही ये पहचान कर ऊपर से क्या जोड़ेगा? एमिनो एसिड को अटैच करने का कार्य करता है। किसको अटैच करने का कार्य करता है? एमिनो एसिड्स को अटैच करने का कार्य करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अब देखो मैंने कहा था कि इसमें कुछ असामान्य क्षार भी पाए जाते हैं। तो इसका लूप नंबर सेकंड, आरम नंबर थर्ड, इसके अंदर भी एक असामान्य क्षार होता है और इस असामान्य क्षार का नाम होता है इनोसिन। इसके अंदर जो असामान्य क्षार पाया जाता है वह क्या होता है? वह होता है इनोसिन क्षार, जो एक असामान्य क्षार होता है। अब इसकी एक भुजा और है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसकी भुजा जो तीसरी भुजा है जो लूप बनाने का कार्य करती है, इस तीसरी भुजा को डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन नाम का एक असामान्य क्षार पाया जाता है। डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन नामक असामान्य क्षार पाया जाता है। तो ये आरम नंबर क्या होगी? आरम नंबर होगी 1 2 3 4 4। इसका हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। आरम 4 नंबर। लूप नंबर कौन सा हो गया? लूप थर्ड। इसमें इसे हम डी लूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डी लूप भी कहा जाता है। डी लूप क्यों कहा जाता है? या इसे DHU लूप भी कहा जाता है। डी लूप या DHU लूप इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस लूप के अंदर क्या पाया जाता है? डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन। डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन ये क्या है? डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन क्या है? एक क्षार है। क्षार कौन सा है? ये असामान्य क्षार है। कैसा क्षार है? असामान्य क्षार। यानी कि सामान्यतः ये न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर क्षार नहीं पाए जाते हैं, केवल और केवल tRNA के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें असामान्य क्षार कहा जाता है। तो DHU लूप कहा जाता है। अब देखो DHU लूप क्या करता है? हमें पता है कि किसी भी एमिनो एसिड्स के एक्टिवेशन के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है, और इसके लिए जो एक एंजाइम होता है उसे एमिनो एसिड्स सिंथेटेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमिनो एसिड सिंथेटेज भी कहा जाता है। तो tRNA एमिनो एसिड, tRNA एमिनो एसिड रिकॉग्नाइजिंग साइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइजिंग साइट। यानी कि ये इसके अकॉर्डिंग एक विशिष्ट प्रकार के एमिनो एसिड को उत्पन्न करता है, और एमिनो एसिड के एक्टिव होने के कारण यहाँ से एंटीकोडोन के अनुरूप यहाँ पर क्या होगा? एक एक एमिनो एसिड क्या होगा? इससे
जुड़ते जाएगा और ये इकाई राइबोसोम की बड़ी उप इकाई के साथ जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। तो ये टीआरएनए की स्ट्रक्चर थी और इसको अगर हम दोबारा रिवाइज करते हैं तो देखिए कि टीआरएनए जो है ये क्लोवर लीफ मॉडल है। कौन सा मॉडल है ये? क्लोवर लीफ मॉडल। टीआरएनए कौन सा मॉडल है? क्लोवर लीफ है मॉडल है। क्लोवर लीफ मॉडल ये होता तो है सिंगल स्टैंडर्ड। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ज़्यादा इसमें फोल्डिंग हो जाने के कारण, फोल्डिंग ज़्यादा हो जाने के कारण ये हमें कैसा प्रतीत होता है? ये डबल स्टैंड प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? डबल स्टैंडर्ड प्रतीत होता है। यानी कि इसकी कितनी भुजाएं हैं? मुख्यतः 4 भुजाएं हमें दिखाई दे रही है। 4 भुजा। आरएम नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर देखो ये 5 डैश प्राइम है, ये 3 डैश प्राइम है। 5 डैश प्राइम की तरफ क्या होता है? ग्वानोसिन एक क्षार होता है, जबकि 3 डैश प्राइम के ऊपर क्या होता है? एक OH ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप। और इसमें ACCA जो क्षार हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बाकी की जो ये भुजाएं जो स्टैंड है वो सामने आते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है वहाँ पर क्या बनता है? लूप बनते हैं। और लूप के अंदर क्या होते हैं? एक असामान्य क्षार पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर जो क्षार पाया जाता है वो कौन सा होता है? सूडो यूरेसिल होता है। इसलिए टी सही सी लूप कहते हैं, इसे टी सही सी लूप भी कहा जाता है। सूडो यूरेसिल असामान्य क्षार होने के कारण, वैसे हमें पता है कि आरएनए के अंदर क्या नहीं पाया जाता है? थायमिन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर थायमिन भी प्रेजेंट रहता है। हमें पता है कि थायमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है, लेकिन टीआरएनए के अंदर क्या पाया जाता है? थायमिन भी पाया जाता है। तो ये आरएम है जो वेरिएबल भुजा है, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या, नाइट्रोजन बेस की संख्या बदलती रहती है, इसलिए वेरिएबल आरएम कहा जाता है। इसका सेकंड लूप क्या है? सेकंड लूप को हम क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन आरएम कहा जाता है। और इसके अंदर भी एक असामान्य क्षार पाया जाता है और उस असामान्य क्षार को हम क्या कहते हैं? इनोसिन कहा जाता है। और ये जो क्या काम करता है? एंटीकोडोन उत्पन्न करता है। किसके एंटीकोडोन उत्पन्न करता है? कि एमआरएनए के कोडोन के विपरीत एंटीकोडोन उत्पन्न करता है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एमिनो एसिड्स क्या करता है? पिक करते जाते हैं और यहाँ पर साइड पर जुड़ते जाते हैं। और इसका तीसरा लूप इसे DHU लूप भी कहा जाता है। कौन सा लूप कहा जाता है? तीसरे लूप को DHU लूप भी कहा जाता है। DHU लूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक असामान्य क्षार पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन। डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन क्या करता है? टीआरएनए एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज साइट के रूप में काम करता है। यह था आपका टीआरएनए। अब हमारे पास नॉन जेनेटिक्स आरएनए के रूप में तीसरा एक आरएनए और बच जाता है। तीसरा आरएनए कौन सा है? वह है आरएनए। कौन सा है? आरएनए। आरएनए के बारे में हम देख लेते हैं कि आरएनए नाम से स्पष्ट है, राइबोसोमल आरएनए। कौन सा आरएनए? ये राइबोसोमल आरएनए। ये कुल आरएनए का 80% होता है। 80% ऑफ टोटल आरएनए। टोटल आरएनए में से कितना परसेंट पाया जाता है? 80% पाया जाता है। ये सिंथेसिस कहाँ होता है? ये इसका सिंथेसिस होता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस के समान एक छोटी सी संरचना और पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहा जाता है। यानी कि न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका के अंदर इसका क्या होता है? संश्लेषण होता है। केंद्रिका के अंदर इसका क्या होता है? संश्लेषण होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर इसका क्या होता है? सिंथेसिस होता है।
और ये आरएनए जो होता है ये राइबोसोम से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? राइबोसोम से अटैच्ड रहता है। और राइबोसोम की कौन सी इकाई से? जो इसकी लार्ज सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट से ये क्या रहता है? अटैच रहता है। क्योंकि राइबोसोम के पास 2 यूनिट होती है, इस बड़ी वाली यूनिट के साथ ये क्या रहता है? अटैच्ड रहता है। अब राइबोसोम, अब देख लीजिए राइबोसोम किसका बना होता है? राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम में क्या क्या होता है? एक तो होता है आरआरएनए और क्या होता है? प्लस प्रोटीन। राइबोसोम जो होते हैं वो आरआरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और राइबोसोम में ये जुड़कर क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का इस इकाई में ये ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। चलो अभी क्लास का टाइम हो गया। आरआरएनए के बारे में डिटेल से हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि आरआरएनए किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है, किस प्रकार का राइबोसोम यूकैरियोटिक में होता है, उसमें किस किस प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। ठीक है।